स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स एम्पलीफायर क्लासेस। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर इस चैनल में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड इशू को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को मिस किया है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको समझना है डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड के कितने टाइप्स हैं और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो इसे समझने के लिए आपको हमारे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। नाउ जैसे कि पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इकोनॉमिक में इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, आज ठीक उसी से हम लोग मार्केट डिमांड कर्व डिराइव करना सीखेंगे। चलिए पहले देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व कहते किसे हैं। It is a curve that represents different quantities of goods which all the consumers in the market are willing to buy at different prices during a specified period। यानी कि मार्केट डिमांड क्या होता है, जहां पर हम बात करते हैं बहुत सारे कंज्यूमर्स की, या कह सकते हैं सारे के सारे कंज्यूमर्स के बारे में। उन लोग जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उन सब के डिमांड को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिल जाता है। ये हो गया डेफिनेशन वाइज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल समीशन होता है सारे डिमांड कर्व्स का, जो कि हर एक हाउस होल्ड को मिलाकर बनता है। सो हम लोग कह सकते हैं इट इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड्स। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी कर्व को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें शेड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक जिस तरीके से हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनाया था इंडिविजुअल डिमांड कर्व, आज हम लोग सीखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल लेकर के मार्केट डिमांड कर्व बनाना। तो यहाँ पर इस शेड्यूल के ऊपर आप ध्यान दें, यहाँ पर प्राइस की एक कॉलम है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, और टोटल मार्केट डिमांड जो कि समेशन है ए और बी का। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक कंज्यूमर को एन्यूमरेट कर सकें, जिसकी वजह से हम लोगों ने अजम्पशन करके दो ही कंज्यूमर को लिया है और उससे हम लोग मार्केट डिमांड कर्व बनाना सीखेंगे। तो इस शेड्यूल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्राइस है जो कि डिक्रीज कर रहा है 80, 70, 60 और 50। और जैसा कि हमारा प्राइस डिक्रीज करने पर क्या होता है, यस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाता है। तो ठीक क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए हो जाएगा 1, 2, 4, 6, और बी का भी इंक्रीज कर जाएगा 2, 3, 5 एंड 7। टोटल मार्केट डिमांड को निकालने के लिए हमें इन दोनों ही ए और बी के डिमांड को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 3 5, 4 + 5 9, 6 + 7 13। अब आइए इसे हम लोग प्लॉट डाउन करते हैं। पहले हम लोग आते हैं हाउस होल्ड ए की तरफ। हाउस होल्ड ए का अगर हम लोग पॉइंट्स या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। उन सारे डॉट्स को जोड़ने के बाद जो कर्व डिराइव होगा उसे हम लोग कह सकते हैं DDA या डिमांड कर्व फॉर हाउस होल्ड ए। ठीक इस तरीके से हम लोग बी का भी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को प्लॉट करेंगे तो हमें DDB यानी कि डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड बी मिल जाएगा। नाउ जब बात आती है मार्केट डिमांड कर्व की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इसे समेट करके यानी ऐड करके बनाना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्वांटिटीज आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्लॉटिंग मिल जाएगा। यानी कि 80 पे आपको 3 पे प्लॉट करना है, एट प्राइस 70 5 क्वांटिटीज पे प्लॉट करना है, 60 9 और 50 13। और जब आप इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा। जी हाँ, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व जो है वो समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, इसलिए ये ज़्यादा फ्लैट दिखता है और ये ज़्यादा लंबा भी दिख रहा है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। इन पैनल 1 द डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए इज ड्रॉन एंड इन पैनल 2 द डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी इज शोन। By aggregating the individual demand curves of the two households, that is DA and DB, we have drawn the market demand curve DM in panel 3. ये रहा तीनों का तीनों पैनल, पैनल 1, पैनल 2 एंड पैनल 3। अब इस डेरिवेशन के बाद हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। जब भी बात आएगी मार्केट डिमांड कर्व की तो ये बात हमेशा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मार्केट डिमांड कर्व लाइक द इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइटवर्ड की तरफ, ठीक मार्केट डिमांड कर्व भी वैसे ही राइटवर्ड की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग किस रीजन से है, क्योंकि हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन
इनवर्स होता है यानी ऑपोजिट होता है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर दैन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एज एट ईच प्राइस मार्केट डिमांड इज हायर दैन इंडिविजुअल प्राइस। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम समझाते वक्त बताया कि मार्केट डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नंबर्स डालते हैं और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज़्यादा ही हाई होता है। तो ये 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप कि डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है या कुछ क्वेश्चंस आपको जानने हैं तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। अब तक हम लोगों ने यही सुना है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइटवर्ड की तरफ। नाउ ये क्यों होता है, अब इसे समझने की बारी है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पर डिमांड कर्व का शेप बना हुआ है जो कि ठीक डाउनवर्ड स्लोपिंग है और वो राइटवर्ड की तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इसका रीज़न समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। Negatively sloping demand curve or inverse relationship between price and the quantity demanded can be explained in the terms of following factor. Now इसे समझने के लिए हमें कुछ और फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली क्यों स्लोप करता है, आखिर ये इनवर्स रिलेशनशिप होता क्यों है प्राइस और क्वांटिटी के बीच। सबसे पहला रीजन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओ माय गॉड, एक लॉ को समझने के लिए एक और लॉ, बट दिस is easy since I am here। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। The law of diminishing marginal utility states that with an increase in the units of a commodity consumed, every additional unit of the commodity gives lesser satisfaction to the consumer। यानी कि आम शब्दों में अगर इसे कहें तो जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, उसे यूज़ करता है, तो जैसे ही उसका एक एडिशनल यूनिट बढ़ता है यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिस तरीके से ये कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा उससे डिराइव होने वाले यूटिलिटी या कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। यही कहता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और कुछ नहीं। अगर इसे आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहें। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस लॉ को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज एक कंज्यूमर है जो बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी है, प्यासा है, तो उसे क्या चाहिए होगी, उसे उसके थर्स्ट को मिटाने के लिए उसे चाहिए होगा कुछ भी एट दैट मोमेंट, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग जो उसे मिल जाए वो सब वो लेना चाहेगा। जैसे ही उसे मिलती है फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, वो उसे विद इन सेकेंड्स पूरा गटक जाता है और अपने प्यास को थोड़ा सा बुझा लेता है। उसके बाद तो उसे जो फर्स्ट ग्लास से सेटिस्फैक्शन मिला होगा उस पानी को पीने के बाद वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक उसे, बट उसकी प्यास पूरी नहीं बुझती है तो उसे सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया जाता है, वो उसे भी ले लेता है और जल्दी से उसे पी लेता है। उसके बाद उसकी थर्स्ट जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन अभी भी अगर वो चाहे तो और पानी पी सकता है, तो उसे जैसे ही तीसरी ग्लास ऑफ वाटर ऑफर की जाती है वो मना नहीं करता है और वो उसे भी कुछ हद तक पी लेता है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे पहले ग्लास ऑफ वाटर में मिला होगा वो सेकंड और थर्ड में नहीं मिला, क्योंकि उसे उसकी प्यास जो है फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में काफ़ी हद तक मिट चुका था। तो इसलिए जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है वो कम होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, हमारा यूटिलिटी या उससे डिराइव होने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। उसके बाद अगर उस कंज्यूमर को ऑफर किया गया है फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर तो वो उसे साफ मना कर देता है, कहते नहीं मुझे और पानी नहीं पीनी है। इस तरीके से उसका मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं जीरो पे आ जाता है, क्योंकि उसने वो फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर तो पिया ही नहीं। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड for every additional unit of the commodity gives lesser satisfaction to the consumer। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितनी आसानी से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लिया। ये हो गया हमारा पहला रीजन नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, यानी कि अगले फैक्टर की वजह से जहां पर हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। तो सेकेंड फैक्टर है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है?
A change in demand on account of change in real income resulting from change in the price of the commodity is known as income effect. यानी कि हमारे पास जो इनकम हम कमा रहे हैं, जो पैसा हमें मिलता है एज आवर सैलरी, या कह सकते हैं कहीं भी और तरीके से हम इनकम कमा रहे हैं, वो सब हमारा इनकम का हिस्सा है। उसको जब हम लोग स्पेंड करते हैं तो उसकी वजह से हमारा बहुत हद तक वांट्स, नीड्स, ये सब सेटिस्फाई होता है। जैसे ही हमारे पास जो क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी हम खरीद रहे हैं वो ज़्यादा खरीदने को मिले तो हम कह सकते हैं हमारा वांट भी ज़्यादा ही सेटिस्फाई हो गया। नाउ सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपीज़ है, उस 1000 रुपीज़ को मैं कंज्यूम करती हूँ और उसे कंजम्पशन के बाद मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। सपोज आई बाय टी, आई हैव इंस्टेड ऑफ 1000 लेट्स मेक इट टू 100, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मोर यूनिट्स वील कंज्यूम लेस। तो जैसे ही हम 100 रुपीज़ के ऊपर अपना खर्च करते हैं एंड मैं एक कप चाय पीती हूँ तो आई कैन सेटिस्फाई माई वांट। अगर उसी 100 रुपीज़ में मुझे 2 कप्स ऑफ टी मिले तो कैसा होगा? बहुत अच्छा लगेगा। किसी को भी अच्छा लगता है जब कम पैसे में ज़्यादा सामान मिलता है। तो इसलिए जैसे ही उस टी का प्राइस हो जाता है 50 रुपीज़, नाउ आई कैन बाय 2 कमोडिटीज़, यानी कि मेरे पास जो इनकम था वो बढ़ गया। हालांकि पैसा नहीं बढ़ रहा है लेकिन उस पैसे से खरीदे जाने वाला सामान इंक्रीज कर गया है। इसे ही रियल इनकम कहते हैं। रियल इनकम और कुछ नहीं बल्कि हमारा पैसा है जिसके पास एक परचेजिंग पावर होता है। जैसे जैसे हमारा कमोडिटी का प्राइस घटता जाएगा हम लोग उससे और भी ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। ठीक उसे खरीदने के बाद हमारा रियल इनकम भी बढ़ जाएगा। इसे ही इनकम इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम में अगर दिख रहा है तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइस जो है वो नीचे के एरो की तरफ है, यानी प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। पहले मेरे पास जो रियल इनकम था उससे मैं 1 कप ऑफ टी खरीद रही थी, उसके बाद 2nd कप ऑफ टी भी मुझे मिला, उसके बाद उसी पैसे में मुझे 3 कप ऑफ टी भी खरीदने को मिल गया। यानी कि वो इंसान क्या कह रहा है, हे माई चेक सीम्स बिगर, मेरे पास जो भी चेक था, जो भी पैसे था वो मुझे अब ज़्यादा लगने लगे हैं। ये कुछ नहीं बल्कि इसे ही इनकम इफेक्ट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? The substitution effect is the effect that a change in relative price of the substitute goods has on the quantity demanded. Now पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं substitute goods होता क्या है। एक सामान के जगह पर अगर हम दूसरा सामान इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे उस सामान का सब्स्टिट्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टी चाहिए तो हम उसके जगह पर टी नहीं मिलने पर कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसे हम एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसे? क्योंकि हमारा एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी में अगर चेंजेस आएंगे, उसका प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, तो अपने आप उसका जो इफेक्ट होगा वो उसके सब्स्टिट्यूट पे जाएगा ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है टी और कॉफ़ी का, तो मैं उसे ही लेकर आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आई वॉन्ट टू बाई टी, हमें टी खरीदना है और उसके बाद उस टी का प्राइस बढ़ जाता है तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफ़ी, तो हम क्या करेंगे, उस टी को ना खरीद कर कॉफ़ी को खरीद लेंगे। यानी कि टी के प्राइस इंक्रीज करने पर कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पर डायग्राम में एप्पल और पेयर है, यानी कि इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन है। ना ये इंसान सोच रहा है कि मैं कौन सा खरीदूँ, तो जाहिर सी बात है उसे क्या देखना होगा, प्राइस, और उसके हिसाब से वो क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ ये अनदर पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। जैसे ही किसी भी सामान का प्राइस घटता है उसको खरीदने वाले कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं एंड दिस टेंड्स टू रेज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर प्राइस ड्रॉप कर रहा है, यानी कि प्राइस डिक्रीज करने पर जितने लोग उस चीज़ को शॉपिंग कर रहे थे या खरीद रहे थे वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें उसी चीज़ को कम दाम में मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे। तो ये होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लास्ट पॉइंट है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी में आता है देयर आर सम गुड्स विच कैन बी पुट टू अ नंबर ऑफ यूजेस। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन्हें हम काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कमोडिटीज़। When the price of such commodity is high, a small quantity will be in demand
as they can be used for more important purposes only। यहाँ पर देखिए डायग्राम में मिल्क लिया गया है और उससे कई सारी चीज़ें बनती हैं, योगर्ट है, चीज़ है, मिल्क शेक है, बटर है, आइसक्रीम है। तो इस तरीके से एक मिल्क के कई सारे पर्पसेस हैं, उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इस टाइप के गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, इसका क्वांटिटी जो है वो खरीदने वाला कम हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस है, तो उस चीज़ के लिए मान लीजिए मुझे मिल्क की ज़रूरत है, मुझे चाय बनाना है, तो एट द मोमेंट मैं नहीं देखूंगी कि उससे योगर्ट, चीज़ वगैरह खरीदना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ मिल्क के ऊपर ध्यान देकर उसे परचेज कर लूँगी, यानी कि सेवरल यूज़ के ऊपर नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर इसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो मैं क्या करूँगी, उसी मिल्क को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदूँगी और उससे योगर्ट भी बनाऊँगी, चीज़ भी बनाऊँगी, मिल्क शेक भी बनाऊँगी, यानी कि वो प्रोडक्ट हमारा सेवरल टाइम्स यूज़ हो सकता है, उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तो ये था रीज़न जिसकी वजह से हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।